हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पॉलिटी विद मंजू। कल अपन ने एनसीईआरटी 11th क्लास भारत का संविधान, सिद्धांत और व्यवहार का 4th चैप्टर किया था। आधा चैप्टर हुआ था। आगे का अपन आज करेंगे। भारत का उपराष्ट्रपति से शुरू करते हैं। राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हो गया था, तो चलिए शुरू करते हैं। उपराष्ट्रपति 5 वर्ष के लिए चुना जाता है हमारे यहाँ। उसको भी उसी तरह चुनते हैं जैसे राष्ट्रपति को चुनते हैं। केवल इतना डिफरेंस है कि उसके निर्वाचक के मंडल में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते। राष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य भी होते हैं, लेकिन उपराष्ट्रपति के चुनाव में राज्य विधानसभा के सदस्य नहीं होते हैं, वोट नहीं डालते हैं। उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना पड़ता है और उस प्रस्ताव पर लोकसभा की सहमति लेनी पड़ती है। यानी उपराष्ट्रपति को हटाने के लिए राज्यसभा को अपने बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पास करना होता है और उस प्रस्ताव को लोकसभा की सहमति के लिए भेजना पड़ता है, सहमति लेनी पड़ती है। उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष होता है और उपराष्ट्रपति की मृत्यु, त्यागपत्र या महाभियोग द्वारा हटाए जाने या अन्य किसी कारण से रिक्त होने पर, किसी भी कारण से यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो गया है तो होने पर वह कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करता है। यदि राष्ट्रपति इन कारणों में से किसी भी कारण से हट गए हैं तो उपराष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति का काम करेंगे, उनकी जगह उपराष्ट्रपति करेंगे। उपराष्ट्रपति तभी तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते हैं जब तक कोई नया राष्ट्रपति नहीं चुन लिया जाता। वो पूरे बचे हुए कार्यकाल के लिए नहीं होते, वो तभी तक होते हैं जब नया राष्ट्रपति चुनकर नहीं आता। फखरुद्दीन अली अहमद की मृत्यु के बाद बीडी जत्ती तब तक कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में काम करते रहे जब तक नए राष्ट्रपति का चुनाव नहीं हो गया। प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। ऊपर अपन ने राष्ट्रपति पढ़ा, उपराष्ट्रपति पढ़ा, उनका कार्यकाल, वो कैसे चुने जाते हैं, क्या उनकी पावर है, कितना उनका कार्यकाल है, ये सब अपन ने पढ़ा। अब अपन पढ़ेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद। भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना ऊपर अपन ने प्रधानमंत्री और मंत्री राष्ट्रपति की पावर देखी थी कि किसकी पावर ज़्यादा है, कौन क्या कार्य करता है। और अब अपन प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में पढ़ेंगे। भारत के प्रधानमंत्री पद का उल्लेख किए बिना भारतीय सरकार या राजनीति की कोई चर्चा नहीं हो सकती। क्या आप सोच सकते हैं कि ऐसा क्यों? इस अध्याय में आप पहले पढ़ चुके हैं कि राष्ट्रपति केवल मंत्रिपरिषद की सलाह पे कार्य करते हैं, वो उसकी सलाह से ही अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हैं। प्रधानमंत्री इस मंत्रिपरिषद के मुखिया होते हैं, हेड होते हैं, प्रधान होते हैं। अतः मंत्रिपरिषद के प्रधान के रूप में प्रधानमंत्री अपने देश की सरकार का सबसे महत्वपूर्ण पदाधिकारी हो जाता है। संसदीय शासन में यह जरूरी है कि प्रधानमंत्री को लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। बहुमत वाले दल का सदस्य ही प्रधानमंत्री बनेगा। बहुमत का यह समर्थन भी प्रधानमंत्री को बहुत शक्तिशाली बना देता है। जैसे कि प्रधानमंत्री बहुमत का समर्थन खो देते हैं, जैसे गठबंधन सरकार है, किसी ने अपना समर्थन वापस ले लिया तो प्रधानमंत्री ने अपना समर्थन खो दिया तो वह अपना पद भी खो देते हैं। स्वतंत्रता के बाद कई वर्षों तक कांग्रेस पार्टी का लोकसभा में बहुमत बना रहा, जिससे उसी का नेता प्रधानमंत्री बनता रहा। 1989 से अनेक ऐसे अवसर आए जब लोकसभा में किसी भी दल को बहुमत नहीं मिला। अनेक राजनीतिक दलों को तालमेल कर गठबंधन बनाना पड़ा जिससे लोकसभा में बहुमत प्राप्त हो। कई बार 89 के बाद ऐसा हुआ कि कई दलों ने मिलकर गठबंधन सरकार बनाई। इस परिस्थिति में जो नेता सहयोगी दलों को अधिकतर स्वीकार होता है वह प्रधानमंत्री बनता है। सभी दलों ने जब गठबंधन सरकार बनाई है तो सभी दलों की सहमति से प्रधानमंत्री बनता है, ना कि एक दल के प्रस्ताव से कि एक दल ने किसी का नाम प्रस्तावित कर दिया और सभी दलों ने उसकी हाँ भर दी। नहीं, जिस पे सब राजी होंगे सारे दल जो गठबंधन सरकार बना रहे हैं वो ही प्रधानमंत्री बनता है। औपचारिक रूप से जिस नेता को लोकसभा में बहुमत का समर्थन प्राप्त होता है, राष्ट्रपति उसे प्रधानमंत्री नियुक्त करता है। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन लोग मंत्री होंगे
प्रधानमंत्री विभिन्न मंत्रियों में पद स्तर और मंत्रालयों का आवंटन करता है। प्रधानमंत्री तय करता है कि उसकी मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग होंगे, वो मंत्री पद किसको देंगे, कौन सा पद किसको देंगे, कौन सा विभाग किसको देंगे, ये प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं। मंत्रालयों का आवंटन वो करते हैं। मंत्रियों को उनकी वरिष्ठता और राजनीतिक महत्व के अनुसार मंत्रिमंडल का मंत्री, राज्य मंत्री या उपमंत्री बनाया जाता है। इसी प्रकार राज्यों में मुख्यमंत्री अपने दल या सहयोगी दलों में से मंत्री चुनते हैं। प्रधानमंत्री और सभी मंत्रियों के लिए संसद का सदस्य होना अनिवार्य है। संसद का सदस्य हुए बिना यदि कोई व्यक्ति मंत्री या प्रधानमंत्री बन जाता है तो उसे 6 महीने के भीतर संसद सदस्य के रूप में निर्वाचित होना पड़ेगा। यदि कोई ऐसा प्रधानमंत्री ने किसी को मंत्री बना दिया जो संसद सदस्य नहीं है, उसको 6 महीने के अंदर सदस्यता लेनी होगी, नहीं तो उसका मंत्री पद चला जाएगा। और प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं कि किसको कौन सा विभाग दिया जाएगा, एक्सपीरियंस के आधार पे या जैसे भी। और राज्यों में मुख्यमंत्री डिसाइड करते हैं कि कौन मंत्री होगा और किस मंत्री को कौन सा विभाग दिया जाएगा। मंत्रिपरिषद का आकार। अब देखते हैं कि मंत्रिपरिषद कितनी होती है, उसमें कितने सदस्य हो सकते हैं, अधिकतम और कम से कम। संविधान के 91वें संशोधन अधिनियम 2003 के पहले मंत्रिपरिषद का आकार समय की मांग और परिस्थितियों के अनुरूप तय किया जाता था। 2003 से पहले मंत्रिपरिषद बनाया जाता तो जितने की रिक्वायरमेंट है उतने लोग ले लिए जाते थे, उतनों को मंत्री बना दिया जाता था। ये परिस्थितियों पे, समय पे डिपेंड करता था, लेकिन ऐसे में मंत्रिपरिषद का आकार बहुत बड़ा हो जाता था। इसके अतिरिक्त जब किसी दल को स्पष्ट बहुमत नहीं मिलता था तब वह संसद के अन्य सदस्यों को मंत्री पद का लालच देकर समर्थन हासिल करने की कोशिश करता था। क्या होता था कि एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता तो वो अन्य दलों के जो सदस्य हैं उनको लालच देके कि हम आपको मंत्री बनाएंगे, आपको ये पद देंगे, ये विभाग देंगे, ये लालच देके उनको अपने दल में उनका समर्थन प्राप्त कर लेते थे। तो इसको खत्म करने के लिए ये 91वां संशोधन किया गया। ये जब मंत्रिपरिषद के सदस्य संख्या पर कोई प्रतिबंध नहीं था, उस टाइम ये ऐसा किया जाता था। यह अनेक राज्यों में भी हो रहा था। अतः संविधान का संशोधन करके ये व्यवस्था की गई कि मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा या राज्यों में विधानसभा की कुल सदस्य संख्या के 15% से अधिक नहीं होगा। ये इस वजह से किया गया, 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। मंत्रिपरिषद की संख्या निश्चित कर दी गई। उससे पहले क्या था कि कोई वो नहीं थी कि इतने मंत्री होंगे। अपनी मर्जी से जो बहुमत दल का वो था, बहुमत दल था जो अपनी मर्जी से वो मंत्री बनाया करते थे कि इतने मंत्री लेने हैं, भाई 100 लेने, अभी 50 लेने, अब 30 लेने। फिर वो विस्तार कर दिया करते थे उसका मंत्रिमंडल का। तो उससे क्या होता था कि वो जिनको समर्थन प्राप्त नहीं है, जिस दल को, किसी भी दल को, वो दूसरों को लालच देके दूसरे दल के सदस्यों को मंत्री का और मंत्री पद का और वो उनको अपनी तरफ कर लिया करते थे। तो इन चीज़ों को खत्म, और ये ही राज्यों में चल रहा था। तो इसको खत्म करने के लिए 91वें संविधान संशोधन 2003 के द्वारा ये सदस्य संख्या मंत्रियों की जितने सदस्य होंगे, जैसे 100 सदस्य हैं तो उसके 15% डिसाइड कर दिया कि 15% मंत्रिमंडल में होंगे। विधायिका वाले अध्याय में आप विस्तार से उन तरीकों के बारे में पढ़ेंगे जिनसे संसद कार्यपालिका को नियंत्रित करती है। इस सिद्धांत के अनुसार मंत्रिपरिषद संसद की एक कार्यकारी समिति है, मतलब संसद की कार्य करने वाली कार्यकारी मंत्री वो है, समिति है मंत्रिपरिषद, और वह संसद के प्रतिनिधि के रूप में सामूहिक रूप से शासन करती है। सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रिमंडल की एकजुटता के सिद्धांत पर आधारित है। इसकी भावना यह है कि यदि किसी एक मंत्री के विरुद्ध भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो पूरी मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। यदि किसी एक मंत्री को भी मंत्रिमंडल में से किसी एक मंत्री को यदि इस्तीफा देना पड़ गया तो सारी मंत्रिपरिषद को देना पड़ेगा। इसकी भावना यह है कि किसी एक मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव हो जाए तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। इसका अर्थ यह भी है कि यदि कोई मंत्री मंत्रिमंडल की नीति या
निर्णय से सहमत नहीं है तो उसे उस निर्णय को स्वीकार कर लेना चाहिए या त्याग पत्र दे देना चाहिए। जिस नीति के बारे में सामूहिक उत्तरदायित्व हो उसे मानना या उसे लागू करना सभी मंत्रियों के लिए जरूरी है। अब भारत में प्रधानमंत्री का सरकार में स्थान सर्वोपरि है। बिना प्रधानमंत्री के मंत्रिपरिषद का कोई अस्तित्व नहीं है। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। यानी मंत्रिपरिषद पहले प्रधानमंत्री शपथ ग्रहण करते हैं, उसके बाद मंत्रिमंडल बनता है और प्रधानमंत्री डिसाइड करते हैं कि किसको मंत्री बनाना है, किसको कौन सा विभाग देना है, कौन सा कार्य देना है। इस तरह से प्रधानमंत्री की मृत्यु या त्यागपत्र से पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। यदि प्रधानमंत्री ने त्यागपत्र दे दिया या उनकी मौत हो गई तो पूरी मंत्रिपरिषद भंग हो जाती है। जबकि किसी मंत्री की मृत्यु, हटाए जाने या त्यागपत्र के कारण मंत्रिपरिषद में केवल एक स्थान खाली होता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद था, दूसरी ओर राष्ट्रपति और संसद के बीच एक सेतु का काम करता है। प्रधानमंत्री एक तरफ मंत्रिपरिषद, दूसरी तरफ राष्ट्रपति और संसद के बीच एक पुल का काम करता है, सेतु का काम करता है। इसी भूमिका के कारण पंडित नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी है। पंडित नेहरू ने, जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री को सरकार की केंद्रीय धुरी की संज्ञा दी है। प्रधानमंत्री का यह संवैधानिक दायित्व भी है कि वह सभी संघीय मामलों के प्रशासन और प्रस्तावित कानूनों के बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। प्रधानमंत्री का ये दायित्व है, संवैधानिक दायित्व है कि जो भी संघ के जो मामले हैं प्रशासन के, उनके बारे में राष्ट्रपति को सूचित करे। प्रधानमंत्री सरकार के सभी महत्वपूर्ण निर्णयों में सम्मिलित होता है और सरकार की नीतियों के बारे में निर्णय लेता है। इस प्रकार प्रधानमंत्री की शक्तियों के अनेक स्रोत हैं, जैसे कि मंत्रिपरिषद पर नियंत्रण प्रधानमंत्री रखता है, लोकसभा का नेतृत्व करता है, अधिकारी जमात पर आधिपत्य, जो नौकरशाही है उस पर आधिपत्य, मीडिया तक प्रधानमंत्री की पहुंच होती है, चुनाव के दौरान उसके व्यक्तित्व का उभार तथा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलनों और विदेश यात्राओं के दौरान राष्ट्रीय नेता की छवि आती है, छवि आदि। जैसे बाहर के जो भी हैं देशों से जो संपर्क है वो भी प्रधानमंत्री करते हैं, ठीक है। और चुनाव में भी प्रधानमंत्री का व्यक्तित्व निखरता है। प्रधानमंत्री चेहरे को आगे किया जाता है कि इस दल का ये प्रधानमंत्री होगा, ठीक है। लेकिन प्रधानमंत्री की शक्तियां और उनका प्रयोग तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। लेकिन जो प्रधानमंत्री है उनकी शक्तियां और उनका जो प्रयोग है वो तत्कालीन राजनीतिक परिस्थितियों पर निर्भर करता है। जब भी किसी एक राजनीतिक दल को लोकसभा में बहुमत प्राप्त होता है तब प्रधानमंत्री ज़्यादा पावरफुल होता है और मंत्रिमंडल की शक्तियां निर्विवाद रही। परंतु जब राजनीतिक दलों के गठबंधन की सरकार बनती है तब ऐसा नहीं रहा, तब भी प्रधानमंत्री कमज़ोर होता है। 1989 से हमने भारत में अनेक गठबंधन सरकारों को देखा। इनमें से कई सरकारें लोकसभा की पूरी अवधि के लिए सत्ता में न रह सकी क्योंकि दूसरे दलों ने अपना समर्थन वापस ले लिया। बहुमत समाप्त होने के कारण उन्होंने त्यागपत्र दे दिया, वे हटा दी गई। इन घटनाओं से संसदीय शासन का कामकाज प्रभावित होता है क्योंकि बार बार सरकार समर्थन वापस लेते हैं, सरकार गिर जाती है, मंत्रिमंडल भंग होता है, प्रधानमंत्री को इस्तीफा देना पड़ता है, तो संसदीय शासन का जो कामकाज है वो रुक जाता है। इस सिलसिले में पहली बात तो यह है कि इन घटनाओं से प्रधानमंत्री के चयन में राष्ट्रपति के विशेषाधिकारों की भूमिका बढ़ जाती है। जैसे अपन ने ऊपर बात की थी कि जब किसी एक दल को बहुमत प्राप्त नहीं होता, जो गठबंधन सरकार बनती है, तो उसमें राष्ट्रपति की शक्ति बढ़ जाती है। दूसरे इस अवधि में गठबंधन राजनीति के कारण राजनीतिक सहयोगियों में परामर्श की प्रवृत्ति बढ़ी है, जिससे प्रधानमंत्री की सत्ता में कुछ सेंध लगी है। तीसरे, जिससे प्रधानमंत्री का पद थोड़ा कमजोर पड़ता है। तीसरे, इससे प्रधानमंत्री के अनेक विशेषाधिकारों जैसे मंत्रियों का चयन और उनके पद स्तर तथा मंत्रालय के चयन पर भी कुछ अंकुश लगा है। प्रधानमंत्री अकेला ये डिसाइड नहीं कर सकता जब गठबंधन सरकार है तब कि किसको क्या पद देना है। उसमें काफ़ी दलों का भी सहयोग होता है, मतलब राय होती है कि अकेले अपने दल के नेताओं को, दल के प्रत्याशियों को वो मंत्री नहीं बना सकता। सबकी रजामंदी उसमें ज़रूरी है, नहीं तो वो अपना समर्थन वापस ले लेते हैं। चौथे, प्रधानमंत्री सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों को भी अकेले तय नहीं कर सकता जब उसका बहुमत नहीं होता है उस दल का। चुनाव के पूर्व और चुनाव के बाद विभिन्न विचारधारा वाले अनेक राजनीतिक दल सहयोग करके
सरकार बनाते हैं। सहयोगी दलों के बीच काफ़ी बातचीत और समझौते के बाद ही नीतियाँ बन पाती हैं। इसमें सभी, जैसे एक दल को बहुमत है तो प्रधानमंत्री फैसले ले लेते हैं, अकेले भी वो ले सकते हैं, मंत्रिपरिषद की सलाह से लेते हैं। लेकिन जब गठबंधन सरकार होती है, सब दलों की सहयोग से, सब दलों की सलाह से कोई भी डिसीजन लिया जाता है। इस पूरी प्रक्रिया में प्रधानमंत्री को एक नेता से अधिक एक मध्यस्थ की भूमिका निभानी पड़ती है। कुछ एक बदलावों के साथ राज्यों में भी ठीक इसी तरह की लोकतांत्रिक कार्यपालिका होती है। सबसे महत्वपूर्ण अंतर यह है कि राज्य में एक राज्यपाल होता है, जैसे केंद्र में राष्ट्रपति है, जो केंद्रीय सरकार की सलाह पर, राष्ट्रपति क्योंकि राज्यपाल केंद्र सरकार ने अपॉइंट किया है तो राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किया जाता है। यद्यपि प्रधानमंत्री की तरह मुख्यमंत्री भी विधानसभा का बहुमत दल का नेता होता है, पर राज्यपाल के पास ज़्यादा विवेकाधीन शक्तियाँ होती हैं। बहरहाल राज्य के स्तर पर भी संसदात्मक व्यवस्था के प्रमुख सिद्धांत लागू होते हैं। वो राष्ट्रपति के द्वारा चुने जाते हैं राज्यपाल, इसलिए वो केंद्र से सलाह मशवरा करके ही कोई डिसीजन लेते हैं। स्थायी कार्यपालिका, नौकरशाही, जिसको नौकरशाही कहते हैं। मंत्री और प्रधानमंत्री तो आते हैं जाते हैं, लेकिन ये परमानेंट स्थायी कार्यपालिका है जिसे नौकरशाही कहते हैं। मंत्रियों के निर्णय को कौन लागू करता है? क्या आपने कभी सोचा है कि जो मंत्री जो डिसीजन लेते हैं, विधायिका में जो विधेयक बनते हैं, जो भी कार्य डिसाइड होते हैं, वो करता कौन है, लागू कौन करता है? वो कार्यपालिका करती है। परमानेंट जो स्थायी कार्यपालिका है वो करेगी। शासन के कार्यकारी अंग में प्रधानमंत्री हैं, मंत्रीगण हैं और नौकरशाही है या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। ये लोग कार्यपालिका में होते हैं। प्रधानमंत्री, मंत्रीगण, नौकरशाही या प्रशासनिक मशीनरी का एक विशाल संगठन सम्मिलित होता है। इस ढांचे और सैन्य सेवाओं में अंतर करने के लिए इसे नागरिक सेवा कहते हैं। सरकार के अस्थायी कर्मचारी के रूप में कार्य करने वाले प्रशिक्षित और प्रवीण अधिकारी नीतियों को बनाते हैं तथा उसे लागू करने में मंत्रियों का सहयोग करते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित प्रतिनिधि और मंत्रीगण सरकार के प्रभारी होते हैं। लोकतंत्र में निर्वाचित जो प्रतिनिधि होते हैं और मंत्रीगण होते हैं वे सरकार के प्रभारी होते हैं और प्रशासन उनके नियंत्रण और देखरेख में होता है। जो नौकरशाही है, संसदीय शासन में विधायिका प्रशासन को नियंत्रित करती है। यह मंत्री की जिम्मेदारी है कि वह प्रशासन पर राजनीतिक नियंत्रण बनाए रखे। भारत में एक दक्ष प्रशासनिक मशीनरी मौजूद है, लेकिन यह मशीनरी राजनीतिक रूप से उत्तरदायी है। नौकरशाही से यह भी अपेक्षा की जाती है कि वह राजनीतिक रूप से तटस्थ हो। इसका अर्थ यह है कि नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। यानी नौकरशाही परमानेंट नौकरशाही है, उससे आशा की जाती है कि वह किसी राजनीतिक दल से प्रभावित होकर कोई कार्य नहीं करेगी, वह तटस्थ रहेगी, तभी सारे कार्य निष्पक्ष हो पाते हैं। नौकरशाही नीतियों पर विचार करते समय किसी राजनीतिक दृष्टिकोण का समर्थन नहीं करेगी। प्रजातंत्र में यह संभव है कि कोई पार्टी चुनाव में हार जाए और नई सरकार पिछली सरकार की नीतियों की जगह नई नीतियां अपनाना चाहे। ऐसी स्थिति में प्रशासनिक मशीनरी की जिम्मेदारी है कि वह नई सरकार को अपनी नीति बनाने और उसे लागू करने में मदद करे। जैसे पिछली सरकार थी, उसने जो नीतियां बनाई थी, जो फिर नई सरकार आ गई तो उसको वो नीतियां पसंद नहीं है तो वो चेंज करके अलग करना चाहे तो उसमें सहयोग परमानेंट जो नौकरशाही है वो करेगी। आज भारतीय नौकरशाही का स्वरूप बहुत जटिल हो गया है। इसमें अखिल भारतीय सेवाएं हैं, प्रांतीय सेवाएं हैं, स्थानीय सरकार के कर्मचारी और लोक उपक्रमों के तकनीकी तथा प्रबंधकीय अधिकारी सम्मिलित हैं। हमारे सिद्धांत निर्माता गैर राजनीतिक और व्यावसायिक रूप से दक्ष प्रशासनिक मशीनरी के महत्व को जानते थे। वे सिविल सेवा या नौकरशाही के सदस्यों को बिना किसी भेदभाव के योग्यता के आधार पर चयनित करना चाहते थे। जैसे परमानेंट नौकरशाही है, वह योग्यता के आधार पे चुन के आती है, ना कि कोई वोट के आधार पे। अतः भारत सरकार के लिए सिविल सेवा के सदस्यों की भर्ती की प्रक्रिया का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। इन लोगों की चयन का कार्य संघ लोक सेवा आयोग को सौंपा गया है। ऐसे ही लोक सेवा आयोग राज्यों में भी बनाए गए हैं। लोक सेवा आयोग के सदस्यों को एक निश्चित कार्यकाल के लिए नियुक्त किया जाता है। उनको सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की जांच के आधार पर ही निलंबित या अपदस्थ किया जा सकता है। यदि उनको डिसमिस किया जाए तो सर्वोच्च न्यायालय की जांच के आधार पर किया जाएगा, ऐसे ही नहीं। और सीमित समय, उनको एक डिसाइड जो समय है उसके, जैसे 60 साल में रिटायरमेंट है
62 साल में, कहीं 65 साल में, तो उतने के लिए उनको अपॉइंट किया जाता है। लेकिन संविधान यह भी निश्चित करता है कि पिछड़े वर्गों के साथ साथ समाज के सभी वर्गों को नौकरशाही का हिस्सा बनने का मौका मिले। जैसे हमारे मूल अधिकार हैं अनुच्छेद 16 में, उसमें दिया गया है सबको अवसर की समानता सरकारी सेवाओं में। इस उद्देश्य के लिए संविधान ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के नौकरियों में आरक्षण प्रदान किया है। जो पिछड़ी हुई जातियां हैं उनको इसमें रिजर्वेशन भी दिया गया है, महिलाओं को भी रिजर्वेशन दिया गया है। इसके बाद महिलाओं ने पिछड़े वर्ग ओबीसी को आर्थिक रूप से कमजोर ईडब्ल्यूएस के लिए भी आरक्षण प्रदान किया गया है। इन प्रावधानों से यह सुनिश्चित होता है कि नौकरशाही में सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होगा तथा सामाजिक असमानताएं सिविल सेवाओं में भर्ती के मार्ग में रोड़ा नहीं बनेगी। इसका कहने का मतलब है कि नौकरशाही परमानेंट नौकरशाही है, वो अपनी योग्यता के आधार पर चुने जाते हैं और उसमें एससी, एसटी, ओबीसी महिलाओं को ईडब्ल्यूएस को रिजर्वेशन दिया गया है, जिससे नौकरशाही में सबको समान मौका मिले, कोई इससे वंचित ना रहे। ये लोग मुख्य धारा में नहीं थे, तो इसलिए कुछ परिस्थितियां इनकी ऐसी थी, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस महिलाओं की, तो उनको कुछ रिजर्वेशन दिया गया है सरकारी नौकरियों में। भारतीय प्रशासनिक सेवा जैसे आईएएस है तथा भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस के लिए उम्मीदवारों का चयन संघ लोक सेवा आयोग करता है। ये अधिकारी प्रांतीय स्तर पर सिरस्थ नौकरशाही की रीढ़ होते हैं। आपको शायद पता हो, जैसे एक जिले का जिलाधिकारी कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होता है। जैसे केंद्र में प्रधानमंत्री होता है, राष्ट्रपति होता है, मुख्यमंत्री होता है, वैसे ही जिले में परमानेंट नौकरशाही में कलेक्टर उस जिले में सरकार का सबसे महत्वपूर्ण अंग होता है। सिविल सेवाओं का वर्गीकरण किया गया है, जैसे अखिल भारतीय सेवाएं, भारतीय प्रशासनिक सेवा आईपीएस है, आईएएस है, भारतीय पुलिस सेवा आईपीएस है, केंद्रीय सेवाएं भारतीय विदेश सेवा आईएफएस है, भारतीय राजस्व सेवा है, प्रांतीय सेवाएं हैं, प्रांतीय सिविल सेवा है। ऐसे इनको डिवाइड किया गया है। क्या आप जानते हैं कि जिलाधिकारी सामान्यतः आईएएस स्तर का अधिकारी होता है और वह केंद्र सरकार द्वारा बनाई गई सेवा शर्तों से नियंत्रित होता है। केंद्र का जो वो इनको अपॉइंट करते हैं यूपीएससी, तो ये केंद्र सरकार से होते हैं। एक आईएएस अथवा आईपीएस अधिकारी किसी एक राज्य के संबंध कर दिया जाता है। जैसे कैडर मिलते हैं आईएएस आईपीएस, वो अलग अलग स्टेट मिलते हैं उनको, वहाँ जहाँ वह राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है, जहाँ जिससे वो वहाँ की राज्य सरकार की देखरेख में काम करता है। लेकिन आईएएस और आईपीएस अधिकारी केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त होते हैं और वे केंद्र सरकार की सेवा में वापस जा सकते हैं। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि केवल केंद्रीय सरकार ही उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकती है। उनके विरुद्ध कोई गलती हुई है तो कोई कार्रवाई कर सकती है, तो वो सिर्फ केंद्र सरकार कर सकती है, राज्य सरकार नहीं कर सकती। इसका अर्थ ये हुआ कि राज्यों के प्रमुख प्रशासनिक अधिकारी केंद्रीय सरकार की देखरेख और नियंत्रण में रहते हैं। संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त आईएएस और आईपीएस अधिकारियों के अतिरिक्त राज्य के प्रशासन में राज्य लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त अधिकारियों का भी योगदान होता है। जैसे राज्य नियुक्त करता है, जैसे आईएएस आईपीएस को नियुक्त राज्य केंद्र करता है, तो वैसे ही राज्य में भी लोग ये राज्य द्वारा चुने जाते हैं। जैसा कि हम आगे संवाद वाले अध्याय में पढ़ेंगे, नौकरशाही की विशेषता राज्यों के प्रशासन पर केंद्रीय सरकार के नियंत्रण को मजबूत करती है। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार की लोक हितकारी नीतियां जनता तक पहुंचती हैं। नौकरशाही वह माध्यम है जिसके द्वारा सरकार ने जो नीतियां बनाती है लोगों के हित के लिए, वो नीतियां जनता तक पहुंचती हैं परमानेंट नौकरशाही के थ्रू। पर नौकरशाही इतनी शक्तिशाली होती है कि आम आदमी सरकारी अधिकारियों तक पहुंचने से डरता है। ये लोगों का आम अनुभव है कि नौकरशाही सामान्यतः नागरिकों की मांगों और आशाओं के प्रति संवेदनशील नहीं है। ये सच्चाई है। लेकिन जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी हुई सरकार नौकरशाही को नियंत्रित करती है, तब इनमें से कुछ समस्याओं को प्रभावी तरीके से हल किया जा सकता है। यदि सरकार चाहे तो उनका नौकरशाही पे नियंत्रण अच्छा हो तो वो कुछ हद तक ये समस्याएं हल हो सकती हैं। वहीं दूसरी ओर ज़्यादा राजनीतिक हस्तक्षेप से नौकरशाही राजनीति के हाथ का खिलौना भी बन जाती है। जैसे आजकल सुना जाता है कई जगह पे मंत्री लोग हैं, विधायक हैं, एमपीज हैं, वो जो सिविल सेवक हैं
उनको कुछ भी उनके ट्रांसफ़र कर दिए जाते हैं यदि वो उनकी बात नहीं मानते हैं तो। कुछ भी उनको बोल दिया जाता है, रोज़ न्यूज़पेपर्स में आता है कि फ़लाँ लोक सेवक है, कलेक्टर है, एसडीएम है, उसको फ़लाँ मंत्री ने ये बोला, उन्होंने उनकी बात नहीं मानी तो ये बोला। ये आम हो रहा है। लेकिन और वो यदि बात नहीं मानते तो उनके ट्रांसफ़र बार बार कर दिए जाते हैं। हालांकि संविधान ने भर्ती के लिए एक स्वतंत्र मशीनरी बनाई यूपीएससी, लेकिन अनेक लोगों का मानना है कि सरकारी कर्मचारियों को अपने कार्यों के संपादन में राजनीतिक हस्तक्षेप से बचाने की कोई व्यवस्था नहीं है। ये सच्चाई है। कोई भी विभाग है उस पर पूरा नियंत्रण मंत्रियों का होता है, चाहे वो राज्य के मंत्री हों, चाहे वो केंद्र के मंत्री हों, उनका पूरा नियंत्रण होता है। वो लोग उन्हीं के नियंत्रण में काम करते हैं। यह भी महसूस किया जाता है कि जनता के प्रति नौकरशाही का उत्तरदायित्व सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त प्रावधान नहीं है, पर यह आशा की जाती है कि सूचना का अधिकार जैसे कदम नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी व संवेदनशील बनाएंगे। सूचना का अधिकार 2005 जो लागू हुआ है, उससे आशा की जाती है कि नौकरशाही को और अधिक उत्तरदायी और संवेदनशील बना सकेंगे उस अधिकार से। तो ये था, ये चैप्टर 4 ये कंप्लीट हो गया अपना। आई होप आप लोगों को समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में अपना अगला चैप्टर लेके आएंगे। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।